ओके, क्वेश्चन जरूरी है अभी करना या एंड पे कर लें? अब अभी फिनिश नहीं किया हमने कार्ल मार्क्स। आई गेस लेट्स फिनिश कार्ल मार्क्स। आखिरी 15 मिनट नहीं लेते, पहले 15-20 मिनट कार्ल मार्क्स को खत्म करते हैं, फिर क्वेश्चन लेते हैं मेरे ख्याल में। जी अब्दुर्रहमान, मैंने बताया था शुरू में, आज फिर दोबारा आखिर में बताऊंगा जाके। ओके, लेट्स टेक दी कार्ल मार्क्स को फिनिश करते हैं, फिर हम जाएंगे इस पे। जी एग्जैक्टली, दैट्स द पॉइंट। मैं ब्रीफ ओवरव्यू दे दूं। हमने दो चीज़ें डिस्कस की हैं कार्ल मार्क्स की अभी तक। हमने उसकी बात की बेसिकली इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म की बात की, एंड उसके अंदर हमने कहा कि कैसे इकोनॉमिक फैक्टर जो होते हैं, इकोनॉमिक फाउंडेशन जो होती है, उसका और सुपरस्ट्रक्चर का रिलेशनशिप क्या है। इकोनॉमिक फाउंडेशन की वजह से सुपरस्ट्रक्चर बनती है, ओनर्स बनाते हैं, सुपरस्ट्रक्चर बनाते हैं, और उस सुपरस्ट्रक्चर में स्टेट, लॉज, कल्चर, रिलीजन वगैरह सारी चीज़ें आ जाती हैं। और फिर हमने कहा था कि जो सुपरस्ट्रक्चर है उसमें चेंज आती है। बेसिकली बेसिक चेंज जो आती है वो मोड ऑफ प्रोडक्शन चेंज होता है, जो कि ओनर की रिक्वायरमेंट होती है। सो ओनर चेंजेस द मोड ऑफ प्रोडक्शन बिकॉज ऑफ द क्लास स्ट्रगल। और वो जो वर्कर्स होते हैं, अगर वो रिवॉल्ट करते हैं, वो अगर प्रोटेस्ट करते हैं अगेंस्ट दी ओनर्स, तो ओनर्स जो है उनको डिसवेट करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए दे चेंज द मोड ऑफ प्रोडक्शन, और उसके अकॉर्डिंगली सुपरस्ट्रक्चर चेंज हो जाती है, लॉज में चेंज, सारी चीज़ों में चेंज आ जाती है। दैट वाज व्हाट वी कॉल द इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म, हाउ इकोनॉमिक फैक्टर्स डिटरमिन एवरीथिंग दैट हैपेंस इन द सोसाइटी। और जो सोसाइटी में होने वाली चीज़ें हैं उसको कार्ल मार्क्स सुपरस्ट्रक्चर का नाम देता है। दूसरी चीज़ जो हमने डिस्कस की वो थी सरप्लस वैल्यू। और सरप्लस वैल्यू के बारे में हमने कहा था कि जो सरप्लस वैल्यू है दैट इज द एक्स्ट्रा प्रॉफिट। जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है जो ओनर अर्न करते हैं बाय स्टीलिंग और ग्रैबिंग द मनी फ्रॉम द वर्कर्स। वो वर्कर्स की मनी को ग्रैब करके उसमें से आप वो अपना हिस्सा, वो वर्कर्स ने जितनी मेहनत की होती है उस मेहनत के बदले में उन्हें उतना हिस्सा नहीं मिलता, उतना कैपिटल नहीं मिलता, उसके बदले में उन्हें कम मिलता है पैसे। और वो जो कम पैसे मिलते हैं, जो रिमेनिंग गैप होता है, जितना मिलना चाहिए था और जितना उनको मिला है, तो जो गैप आता है दैट मनी इज पॉकेटेड बाय द ओनर्स। तो उस एक्स्ट्रा प्रॉफिट को यस इक्वल टू द वर्कर्स लेबर, वर्कर्स ने जितनी लेबर की उसके इक्वल उनको पैसे मिलते नहीं है, उसे कम मिलके एक्स्ट्रा मनी इज टेकन बाय दी ओनर्स। ओनर जो है वो उसको ले लेते हैं और वो अपने कैपिटल को एनहांस कर रहे होते हैं। ग्रीड होती है, लस्टफुल होते हैं, और उनको लगता है कि उनका सर्वाइवल होगा इफ दे कमुलेट मोर एंड मोर कैपिटल। सो ये बेसिकली सरप्लस वैल्यू का बेसिक कॉन्सेप्ट था जी, ये दो में हमने बेसिकली बात की थी। लेट्स एक्स्ट्रा मनी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द लेबर ऑफ द लेबर, नॉट एग्जैक्टली उमर। द लेबर की वैल्यू थी, लेबर की वैल्यू थी उसकी वैल्यू से कम पेमेंट मिली उसे। जो लेबर की वैल्यू थी वो को उससे कम पैसे मिले थे, और जो रिमेनिंग गैप था दैट इज एक्स्ट्रा मनी, दैट इज एक्स्ट्रा मनी। यस, सो फॉर एग्जाम्पल अगर लेबर की वैल्यू थी 100 रुपीज, जो लेबर ने मेहनत की उसके बदले में उसे 100 रुपया मिलना चाहिए था, उसे मिल जाता है 90 रुपीज। और जो रिमेनिंग 10 रुपीज है, ये जो एक्स्ट्रा 10 रुपीज है, दे आर एक्चुअली गिवन टू द ओनर्स। वो ओनर्स को जो है वो मिल रहे होते हैं सॉर्ट ऑफ। सो दैट्स द बेसिक आइडिया ऑफ इट सॉर्ट ऑफ। नाउ लेट्स मूव जी, क्वेश्चन आपके मैं देख रहा हूं बट आई विल आंसर दैट एट द एंड जी। लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्लास स्ट्रगल। The third component of Marxist theory. Third component of Marxist theory. जी exactly साजिद, true. Now, class, अच्छा जस्ट अगर आपसे एक चीज पूछूं, जो इकोनॉमिक फाउंडेशन थी उसकी, उस इकोनॉमिक फाउंडेशन में हाउ मेनी क्लासेस वर देयर? दो, एक थे ओनर्स और एक थे वर्कर्स। देयर आर टू रिलेशंस दैट वर डेवलप्ड, ओनर्स एंड वर्कर्स। एक ओनर है और एक वर्कर है। नाउ ओनर्स किस चीज के ओनर हैं? दे ओन व्हाट? अगर आपसे पूछूं, दे ओन द कैपिटल। एग्जैक्टली, इंडस्ट्री कह लें, कैपिटल कह लें, कोई भी कैपिटल ज्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड हो जाएगा। दे कंट्रोल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, ये भी बिल्कुल ठीक है। नाउ हु आर द वर्कर्स?
who help, labor means they help the owner, they are the tools for owner's profit. वो ओनर के प्रॉफिट के लिए, ओनर के कैपिटल के लिए एज अ टूल इस्तेमाल होते हैं. Who work for the owner? एग्जैक्टली. अच्छा, तो एक कमांड एंड ओबे का रिश्ता है. ओनर कमांड्स देम टू वर्क फॉर देम एंड इन रिटर्न गिव्स देम सम काइंड ऑफ मनी फॉर सर्वाइवल एंड ऑल दैट. कार्ल मार्क्स ही कहता है, Karl Marx says that because of the constant exploitation of the workers, because of the constant exploitation of the workers की जो exploitation होती है, they are exploited. उस exploitation में वर्कर्स को आइडिया नहीं होता. They have little or no idea that they are being exploited. And in order to tame them, the owners have created superstructure. कभी रिलीजन के हवाले से, कभी कल्चर के हवाले से, कभी लॉ के हवाले से और स्टेट के हवाले से. They use different means, different kind of जिसको हम कहते हैं टूल्स हैं सुपरस्ट्रक्चर में से. They use to tame the workers, ताकि वर्कर्स को ये रियलाइज ना हो दैट दे आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड. वर्कर्स कंसिडर देयर ओनर्स एज बेनेवलेंट, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दिस persistent exploitation ultimately is realized by the workers gradually, but ultimately the workers realize, they are realized by some people that they are being exploited. ये सरप्लस वैल्यू की एक्सप्लॉयटेशन है, ये उनको रियलाइज करवाई जाती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, एज द रिजल्ट ऑफ विच द वर्कर्स रियलाइज हाउ देयर लेबर वैल्यू इज स्टोलन बाय द ओनर्स. एंड व्हाट दे डू इज दे डिमांड जस्टिस, एंड दे ट्राई टू, there develops a hostility, there develops a kind of resentment, and ultimately the conflict grows between the workers and the owners. Yes, they feel alienated, they feel exploited, they feel that they are being robbed, and ultimately they develop some kind of resentment against the owners. This resentment between the workers against the owners is what Karl Marx terms as class struggle. So class struggle means the conflict between owners and workers. Class struggle means the conflict between owners and workers mainly caused by the exploitation of the workers by the owners. एक ill will develop होती है, and it happens after centuries and centuries and centuries. They don't realize initially, but they are made to realize, and their discontent grows, discomfort grows in them, and a time comes that they come openly and publicly against the owners. तो दोनों में struggle start हो जाती है, दोनों में conflict start हो जाता है. कार्ल मार्क्स कहता है, और आपसे मैं पूछूंगा, कार्ल मार्क्स कहता है इस कॉन्फ्लिक्ट में ओनर्स का साथ कौन देता है? हु सपोर्ट्स द ओनर्स? द एंटायर सुपरस्ट्रक्चर जिसमें स्टेट भी है, लॉज भी हैं, रिलीजन भी है, जिसके अंदर कल वैल्यूज भी हैं, आइडियोलॉजी भी है, एवरीथिंग कम्स इन दैट. So in simple words, the clash between owner and worker because of surplus value is called class struggle. surplus value की वजह से, exploitation की वजह से owner worker में clash होता है, और उस clash मतलब physical नहीं होता, एक ill will develop होती है, एक hostility develop होती है, और उसको हम class struggle कहते हैं. ये struggle होती है workers की तरफ से against the owners, and it grows over the period of time. But इस conflict में state, laws, religion, they all are the tools in the hands of the owners.
So workers are on their own, they are on their own. अच्छा, if this is class struggle and it continues, कार्ल मार्क्स कहता है the history of the world, ये जुमला इसका कंक्लूजन है इस क्लास स्ट्रगल का, history of the world is the history of class struggle. मैं इस पॉइंट को फिर रिपीट करूं, history of the world is the history of class struggle between haves and have-nots, between haves and nots, owners or workers. एक तीसरी टर्म जो अक्सर यूज होती है, जो किताबों में बहुत लिखी है, bourgeoisie and the proletariats. स्पेलिंग देख लीजिएगा आप गूगल में जाके, bourgeoisie and the proletariats. So history of the world is the history of conflict between owners and workers because of the exploitation. That's called गनवा, but अभी historical materialism पे अभी दोबारा मैं आऊँगा, उस पर डिटेल से आऊँगा जरा अलग से. So इस हिस्ट्री के ऊपर मैं जरा अभी फोकस करूँगा, but at this point of time you should know that class struggle is the historical clash, वो हमेशा से होता आया है between the two classes and all that. This is what we call the Marxist theory जी, I guess. bourgeoisie and proletariats, ये दो, bourgeoisie ओनर को कहते हैं, proletariats वर्कर को कहते हैं. Now after explaining class struggle, after explaining it, thank you Kiran, after explaining class struggle, he goes to the fourth and the most important part of his theory, which is dialectic history. डायलैक्टिक हिस्ट्री भी कहते हैं या उसको डायलैक्टिक मटेरियलिज्म भी कहते हैं. डायलैक्टिक हिस्ट्री एंड डायलैक्टिक मटेरियलिज्म. ये क्लास स्ट्रगल है. इस क्लास स्ट्रगल को हिस्ट्री में जो एक्सप्लेन करता है उसको हम डायलैक्टिक हिस्ट्री या डायलैक्टिक मटेरियलिज्म कहते हैं. लेट मी एक्सप्लेन डायलैक्टिक हिस्ट्री या डायलैक्टिक मटेरियलिज्म क्या होता है. लेट मी एक्सप्लेन दैट. अच्छा, ये यहाँ पे एक जुमला जरूर लिखेंगे आप लाजमी. दिस आइडिया ऑफ डायलैक्टिक्स वाज बोरोड फ्रॉम हेगल. दिस आइडिया ऑफ डायलैक्टिक्स वाज बोरोड फ्रॉम हेगल. हेगलियन थ्योरी है. बट लेट मी एक्सप्लेन जी, इसको ज़रा गौर से देखिएगा. ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, सबसे आसान पार्ट है, और ये रिलेट करता है करंट डेवलपमेंट दुनिया में जो हो रही है उसके साथ भी रिलेट करता है बहुत सारा. आप लोगों ने कोल्ड वॉर का नाम सुना है? हैव यू हर्ड द कोल्ड वॉर? तो जो कोल्ड वॉर है उसकी प्रेडिक्शन कार्ल मार्क्स की इसी से आती है. ये जो डायलैक्टिक हिस्ट्री जब बताएगा, अभी इस पॉइंट को जब हम देखेंगे, ये तीसरा पॉइंट था, ये चौथा और लास्ट पार्ट है उसकी थ्योरी का. इसी पॉइंट के अंदर कोल्ड वॉर आपको समझ आ जाएगी. कार्ल मार्क्स ने कहा, ही सेज दैट इन एवरी सोसाइटी एट वन गिवन टाइम, हेगल्स थ्योरी जी, हेगलियन थ्योरी, एट वन पर्टिकुलर टाइम, किसी भी एक वक्त में दुनिया के अंदर एक खास इकोनॉमिक फाउंडेशन होती है. देयर इज एन इकोनॉमिक फाउंडेशन, और उस इकोनॉमिक फाउंडेशन में एक ओनर होता है, एक वर्कर होता है, और साथ में कैपिटल प्रोड्यूस हो रहा होता है. रॉ मटेरियल भी होती है, टेक्नोलॉजी भी होती है, और लेबर, रॉ मटेरियल एंड टेक्नोलॉजी, ये तीन चीज़ें होती हैं. सो मोर एक खास इकोनॉमिक फाउंडेशन होती है, और उस फाउंडेशन के अंदर ओनर वर्कर भी होता है और कैपिटल प्रोड्यूस हो रहा होता है. यहाँ पे एक टर्म मैं दोबारा यूज करूँगा. उन्होंने कहा एक इकोनॉमिक फाउंडेशन में, एक इकोनॉमिक फाउंडेशन में एक खास किस्म का मोड ऑफ प्रोडक्शन होता है. मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? मोड ऑफ प्रोडक्शन से क्या मतलब है? नॉट टाइप, नॉट एग्जैक्टली टाइप का वर्ड, आइडिया ये है, yes, how things are produced, the method of producing capital, the way in which produced, जैसे एग्रीकल्चर हो सकती है, इंडस्ट्री हो सकती है,
यस दैट्स ट्रू। हाउ कैपिटल इज प्रोड्यूस्ड, उस मेथड को हम कहते हैं मोड ऑफ प्रोडक्शन। कैपिटल प्रोड्यूस करने के तरीके, उसने कहा एक पर्टिकुलर मोड ऑफ प्रोडक्शन मौजूद होता है एक इकोनॉमिक फाउंडेशन के अंदर। अच्छा, कार्ल मार्क्स सेज कि इस इकोनॉमिक फाउंडेशन में डोमिनेंस ऑब्वियसली ओनर की होती है और एक खास किस्म की स्टेट और सुपर स्ट्रक्चर भी होता है। एक खास किस्म का सुपर स्ट्रक्चर होगा, एक खास किस्म की स्टेट होगी, एक खास रिलीजन होगा, एक खास आइडियोलॉजी होगी, एक खास कल्चर होगा, एक खास चीज मौजूद होगी। उसने कहा कि थोड़े अरसे बाद, अच्छा, उस इकोनॉमिक फाउंडेशन में कौन किसकी एक्सप्लॉयटेशन कर रहा होता है? हु एक्सप्लॉइट्स हूं? ओनर वर्कर की एक्सप्लॉयटेशन कर रहा होता है। ओनर एक्सप्लॉइट्स दी वर्कर्स। वो एक्सप्लॉयटेशन वन वे चल रही होती है। उसने कहा आफ्टर सेंचुरीज एंड सेंचुरीज एक टाइम आता है, अ टाइम कम्स व्हेन द ओनर द वर्कर्स realize that they are being exploited. They realize that they're being exploited and they gradually develop resentment. वो एक नफरत डेवलप करते हैं, वो एक डिफरेंस डेवलप करते हैं। और कार्ल मार्क्स ये कहता है इस पर्टिकुलर इकोनॉमिक फाउंडेशन को कहता है थीसिस। He uses the term thesis for this particular economic foundation and he says after some time इस इकोनॉमिक फाउंडेशन का एक एंटी थीसिस डेवलप होता है। एन एंटी थीसिस इज डेवलप्ड। एक थीसिस है और उसका डेवलप होता है एंटी थीसिस। थीसिस क्या है? इकोनॉमिक फाउंडेशन। एंटी थीसिस क्या है? द प्रोलेटेरिएट्स, द वर्कर्स। अब ये कार्ल मार्क्स की थ्योरी को मैं एक्सप्लेन करूं, ये ध्यान में रखिएगा प्लीज। कार्ल मार्क्स कहता है कि एक थीसिस होता है जो इकोनॉमिक फाउंडेशन है, उस फाउंडेशन में एक्सप्लॉयटेशन होती है और वक्त के साथ साथ ये जो लाइन है ये टाइम को जाहिर करती है। दिस लाइन शोज द टाइम फ्रेम। आफ्टर सेंचुरीज एंड सेंचुरीज एक वक्त आता है, प्रोलेटेरिएट्स डेवलप रेजिस्टेंस, वो मुजामत क्रिएट करते हैं। वर्कर की जो एंटी थीसिस क्या है? वो वर्कर्स है, और वो वर्कर्स हैं जो कि एंटी फाउंडेशन है, जो समझते हैं कि उसमें ओनर उनको एक्सप्लॉइट कर रहा है। दोनों में क्लैश होता है। देयर इज अ क्लैश बिटवीन द टू एंड दिस रिजल्ट्स इन अ सिंथेसिस। Word synthesis means the combination of both elements or multiple elements. Thesis antithesis के conflict से synthesis develop होता है। अब ये synthesis क्या है? Let me explain. Synthesis means the new kind of mode of production. Economic foundation having different mode of production. मैं एक दफा फिर रिपीट कर रहा हूं। थीसिस फाउंडेशन है, उसके खिलाफ वर्कर्स रिवॉल्ट करते हैं, एंटी थीसिस डेवलप होता है, दोनों के दरमियान में एक क्लैश है और वो क्लैश के नतीजे में एक नया सिंथेसिस बनेगा। और जो नया सिंथेसिस है वो बेसिकली फाउंडेशन है इकोनॉमिक, लेकिन विद अ डिफरेंट मोड ऑफ प्रोडक्शन। अब डिफरेंट मोड ऑफ प्रोडक्शन की जरूरत क्यों पड़ी? वाई देयर इज नीड ऑफ डिफरेंट मोड ऑफ प्रोडक्शन? बिकॉज आपको मैंने कहा था कि जब वर्कर्स रिवॉल्ट करते हैं तो ओनर उन्हें टेम करते हैं विद द हेल्प ऑफ चेंजिंग द सुपरस्ट्रक्चर। यस, टू पैसिफाई द रिजेंटमेंट ऑफ the workers, owners bring change. Owners bring change in the superstructure. और सुपरस्ट्रक्चर में चेंज आती है, पॉलिटिकल सिस्टम चेंज कर देंगे, लॉज चेंज हो जाते हैं, कल्चर चेंज हो जाता है, रिलीजन चेंज हो जाएगा, बट फाउंडेशन में
सिर्फ एक चीज चेंज होती है और वो है मोड ऑफ प्रोडक्शन. ओनर्स रिमेन ओनर्स, वर्कर्स रिमेन वर्कर्स. The only difference that comes is the method in which capital is produced, it changes, and with it comes the change in the superstructure. Laws, मैं अगर आसान लफ्ज़ों में, देसी लफ्ज़ों में कहूँ तो ये सारा ड्रामा करता है ओनर, और वो ड्रामे का मकसद ये होता है कि वर्कर्स को लगे कि मेरी वजह से बहुत कुछ चेंज हो गया है, मैंने प्रोटेस्ट किया, मैं उठ खड़ा हुआ और मेरी वजह से सारी चीज़ें चेंज हो गई, अब मुझे कोई एक्सप्लॉइट नहीं करेगा. उसको लगता है ये बात, हालांकि ये चेंज उसकी वजह से नहीं आ रही होती, चेंज ओनर खुद लाता है टू मेंटेन हिज हेजेमनी. यस, एग्जैक्टली मीरा हमजा, एब्सोल्युटली दीज वर्ड्स. The owners create the impression that the efforts of the workers have paid off when it really hasn't. It only brought a kind of superficial change. बज़ाहिर चेंज हो जाती है, superstructure change, mode of production change, pseudo revolution. That would be a good word to remember. एक जुमला important, एक जुमला छोटा सा important. कार्ल मार्क्स कहता है कि ये जो ओनर्स हैं ये मोड ऑफ प्रोडक्शन चेंज करते हैं और वो चेंज करने की वजह वर्कर का रिएक्शन होता है, बट दे यूज इट एज एन अपॉर्चुनिटी एंड दे डेवलप अ मोड ऑफ प्रोडक्शन दैट इंक्रीजेस देयर प्रॉफिट. जी हमजा, यस, द वर्कर्स को लगता है कि वो कर रहे हैं, बट ओनर मोड ऑफ प्रोडक्शन इसलिए भी चेंज करता है, पार्टली आल्सो बिकॉज ही वांट्स टू इंक्रीज हिज प्रॉफिट. नया मोड ऑफ प्रोडक्शन आएगा तो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ना शुरू हो जाएगी. ही वुड स्टार्ट इंक्रीजिंग द प्रॉफिटेबिलिटी. ओनर्स को पता होता है, ओनर्स को वो मोड ऑफ प्रोडक्शन चेंज करते हैं ताकि प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा लें. ये कार्ल मार्क्स कह रहा है. अब सिंथेसिस क्या है? सिंथेसिस भी एक इकोनॉमिक फाउंडेशन है. इट इज एन इकोनॉमिक फाउंडेशन, बट मोड ऑफ प्रोडक्शन इन सिंथेसिस वाज डिफरेंट फ्रॉम द ओल्ड वन. पहले जो था उसमें मोड ऑफ प्रोडक्शन कुछ और था, अब यहाँ मोड चेंज हो गया. यहाँ सुपरस्ट्रक्चर और था, वहाँ सुपरस्ट्रक्चर हो गया. यहाँ पे एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी, वहाँ डिफरेंट आ जाएगी. यहाँ रिलीजन और था, वहाँ रिलीजन हो गया. बट ओनर रिमेन्ड ओनर, वर्कर्स रिमेन्ड वन वर्कर्स. अब कार्ल मार्क्स ही कहता है शुरू में वर्कर खुश होते हैं सिंथेसिस बना के दैट वी हैव ब्रॉट द चेंज, बट ओनर्स कंटिन्यू टू रॉब देम. दे कंटिन्यू टू गो फॉर सरप्लस वैल्यू. They continue to rob them of the money, of the capital that is generated by their labor. Or after centuries and centuries of time, then workers again realize that they are being exploited. They developed antithesis. After centuries and centuries, they realize that they are being exploited again. फिर क्लैश होता. Then again exploitation and फिर क्लैश होता. It's the same process that is repeated. हर फेज पे, अगर ये पहला फेज है, ये दूसरा है, हर फेज पे चीज क्या चेंज होती है? What changes at each point? मोड ऑफ प्रोडक्शन एंड सुपरस्ट्रक्चर. मोड ऑफ प्रोडक्शन चेंज होगी, सुपरस्ट्रक्चर चेंज हो जाएगी. क्या ओनर वर्कर रिलेशनशिप चेंज होता है? नहीं. वर्कर वर्कर रहेगा, ओनर ओनर रहेगा. दैट्स द ट्रूथ. ये वो कह रहा है, दैट्स अ कांस्टेंट. अच्छा, इसका मतलब ट्रक की बत्ती पीछे लगा हुआ है. इट्स अ काइंड ऑफ. अच्छा, मैं एक दफा फिर इस पॉइंट को जरा रिपीट करता हूं ताकि पहले पॉइंट को फिर इसी को अप्लाई करें. वो कह रहा है थीसिस एंटीथीसिस. थीसिस एंटीथीसिस है, थीसिस पर्टिकुलर फाउंडेशन है, एंटीथीसिस एक पीपल्स या वर्कर्स रिवॉल्ट है, प्रोलेटेरिएट रिवॉल्ट है. दोनों के दरमियान में क्लैश होता है, एक नया सिंथेसिस बनता है. सिंथेसिस बेसिकली एक थीसिस ही है, यानी एक इकोनॉमिक फाउंडेशन ही है, बट ये वो इकोनॉमिक फाउंडेशन है जिसमें नया मोड ऑफ प्रोडक्शन आ गया, जिसमें सुपरस्ट्रक्चर चेंज होगी.
लेकिन वो ओनर ओनर रहा, वर्कर वर्कर रहा, और फिर ओनर दोबारा एक्सप्लॉइट करना शुरू किया, और फिर सदियों बाद वर्कर्स को होश आता है कि मेरे साथ तो जुल्म हुआ, फिर वो रिवॉल्ट करते हैं, फिर नया सेंसस बनता है, नया सेंसस में फिर मोड ऑफ प्रोडक्शन चेंज हुआ, सुपर स्ट्रक्चर चेंज हुई, बाकी कुछ चेंज नहीं हुआ, फिर वर्कर्स को रियलाइज होता है सदियों बाद कि उनके साथ जुल्म हुआ, फिर वो नया सेंसस बना लेते हैं। कार्ल मार्क्स ने कहा, अब ये पहला इकोनॉमिक फाउंडेशन थी, ये जरा सुनिएगा प्लीज, दिस थीसिस इज द फर्स्ट इकोनॉमिक फाउंडेशन, दिस इज द सेकंड फाउंडेशन, दिस इज द थर्ड फाउंडेशन। कार्ल मार्क्स ने कहा दिस इज द फोर्थ एंड द फाइनल डायलेक्टिक, दिस फोर्थ इज द फाइनल डायलेक्टिक। डायलेक्टिक वैसे क्या होता है? थीसिस एंटीथीसिस के क्लैश से जो सेंसस बनता है, ये जो ट्रायंगुलर रिलेशनशिप है, इसको हम कहते हैं डायलेक्टिक्स। डायलेक्टिक्स इज द क्लैश बिटवीन थीसिस एंड एंटीथीसिस रिजल्टिंग इनटू अ सेंसस। कार्ल मार्क्स ये कहता है कि ऐसे 3 तारीख में डायलेक्टिक्स गुजर चुके हैं। अब हम जिस दौर में रह रहे हैं, हमसे मतलब आप और मैं नहीं, कार्ल मार्क्स की बात करूं, 19th सेंचुरी की, उसने कहा जिस दौर में हम रह रहे हैं, दैट इज दिस फोर्थ काइंड ऑफ economic foundation. Dialectic is simply thesis, antithesis, resulting in a synthesis. 3 हो चुके। कार्ल मार्क्स ने पहले डायलेक्टिक को कहा, द फर्स्ट डायलेक्टिक इज कॉल्ड द एशियाटिक फेज। द फर्स्ट डायलेक्टिक इन एंशिएंट हिस्ट्री इज कॉल्ड Asiatic. Second is called ancient. The third is called feudal. The third phase is called feudal. एक बार फिर रिपीट करूं, एशियाटिक फेज पहला, दूसरा एंशिएंट फेज, तीसरा फ्यूडल फेज। अगर नाम से जाहिर है, यस एशियाटिक, दूसरा एंशिएंट, तीसरा फ्यूडल। नाउ अगर नाम से देखें फ्यूडल का, तो फ्यूडल क्या जो थर्ड फेज है, इसमें जो इकोनॉमिक फाउंडेशन होगी ये वाली, ये कौन सी होगी? उसमें मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा? फ्यूडल में मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? एग्जैक्टली एग्रीकल्चर। वो कहता है कि तीसरा, कहता है मैं जिस दौर में रह रहा हूं, अच्छा आप मैं इसको जरा थोड़ा सा चेंज करो, ओके ये जो टाइम है कार्ल मार्क्स का, मैंने इसको ग्रीन कर दिया कलर जी सारा। अच्छा, उसने कहा कि मैं जिस दौर में रह रहा हूं, यहां पे अब मोड ऑफ प्रोडक्शन है इंडस्ट्री। अब कैपिटल प्रोड्यूस हो रहा है इंडस्ट्री में, कार्ल मार्क्स का मेरे जमाने में, बट इससे पहले होता था एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर वाज द मेन मोड ऑफ प्रोडक्शन, लेकिन एग्रीकल्चर में लैंडलॉर्ड के खिलाफ फार्मर्स उठ खड़े हुए, किसान पीजेंट उठ खड़े हुए, दोनों में क्लैश हुआ, तो ओनर ने मोड ऑफ प्रोडक्शन एग्रीकल्चर से चेंज करके नया बना दिया इंडस्ट्रियल मोड ऑफ प्रोडक्शन। अब कार्ल मार्क्स ने कहा मेरे जिस दौर में रह रहा हूं, मैं अभी आ रहा हूं, उसके ऊपर आ रहा हूं, मैं जिस इस पे आज फिर पढ़ रहा हूं। उसने कहा जिस दौर में मैं रह रहा हूं, द टाइम दैट आई एम लिविंग इन दिस टाइम द इंडस्ट्रियल ओनर इज एक्सप्लॉइटिंग द वर्कर्स, इंडस्ट्रियल वर्कर्स। द कैपिटलिस्ट, द इंडस्ट्रियल ओनर इज एक्सप्लॉइटिंग द वर्कर्स। और इस एक्सप्लॉइटेशन को कार्ल मार्क्स ने कहा आई कैन सी दैट, आई कैन सी द जर्मन, फ्रेंच, ब्रिट्स, अमेरिकन्स, इंडस्ट्रियल ओनर्स exploiting the workers. And he said those workers don't know that they are being exploited. उनको पता ही नहीं है कि surplus value आ रही है, rich is getting richer, poor is getting poorer. They don't know that.
And because they don't know that, so Karl Marx says, my theory, my writings, my speeches will create awareness. He took upon himself the responsibility to aware and educate workers that they are being robbed, that they are being exploited. And they have always been exploited. Throughout the history, throughout the human history, you have always been exploited. Now I have to enlighten them. मैं उनको स्टडी सर्कल कराने पड़ेंगे, उन्हें लिखकर बताना पड़ेगा, उन्हें बताना पड़ेगा कि they are being exploited. And उसने कहा, as a result of my writings, soon this industrial mode of production will get its antithesis. और antithesis होगा proletariat, the rise of proletariat, rise of workers. मेरी अब ये ग्रीन है, ग्रीन का मतलब है कि ये अभी होना है, फ्यूचर है. अब ये फ्यूचर में मेरी राइटिंग की वजह से वर्कर्स जो हैं दे वुड राइज अप एंड अल्टीमेटली द क्लैश बिटवीन द कैपिटलिस्ट्स एंड द प्रोलेटेरियट्स विल रिजल्ट इन अ proletariat revolution. As a result of clash between industrial owners and industrial workers, एक आएगा proletariat revolution. अब पहले जब भी क्लैश हुआ, नया सेंसस बना, तो सिर्फ क्या चेंज हुआ? What only changed previously? सिर्फ मोड ऑफ प्रोडक्शन चेंज हुआ और सुपर स्ट्रक्चर चेंज हो गई. मोड ऑफ प्रोडक्शन एंड साथ सुपर स्ट्रक्चर चेंज हो गई. लेकिन अब कार्ल मार्क्स ने कहा अब ऐसा नहीं होगा, बिकॉज अगर ऐसा हुआ ऑनर रहेगा, वर्कर फिर वर्कर ही रहेगा. वो लिबर्टी नहीं मिलेगी, उसे फ्रीडम नहीं मिलेगी. ये जो सारी तारीख में मजदूर पिसता आया है वो तो फिर पिसता ही रहेगा, फिर क्या करें? व्हाट शुड वी डू? तो कार्ल मार्क्स ने कहा कि अब जो प्रोलेटेरियट्स हैं मैं उनको ये बताऊंगा, आई विल टेल देम, आई एजुकेट देम, माई राइटिंग्स, माई आइडियाज विल टेल देम that now after this revolution, when you will win, you should overthrow capitalists. You don't demand rights, you demand overthrow. आप rights नहीं मांग रहे, आप कह रहे overthrowing the governments. And when you take control, when labor wins, when they come to power, they must abolish the private ownership of property. कैपिटल की प्रॉपर्टी की ओनरशिप को एबॉलिश कर देना. क्या मतलब इसका? प्राइवेट प्रॉपर्टी की ओनरशिप एबॉलिश कर दें. वही चीज जो कही थी प्लेटो ने एक जमाने में. उसने कहा एवरीबॉडी इज द ओनर, एवरीबॉडी इज द वर्कर, नो प्राइवेट प्रॉपर्टी. प्राइवेट प्रॉपर्टी की जरूरत नहीं है. प्राइवेट प्रॉपर्टी इज नॉट नेचुरल राइट ऑफ द मैन. प्रॉपर्टी ओन करना किसी का नेचुरल राइट नहीं है. अब यहां पे जरा सोच के जवाब दीजिएगा, प्लीज. अब लफ्ज आप नहीं बोला, मैं बोलूंगा. मुझे बताएं, हाब्स, लॉक, रूसो में से किसने कहा कि जब शुरू में इंसान आया था तो उसके पास प्रॉपर्टी नहीं थी? He did not have the property. रूसो ने कहा था, it was रूसो. उसने कहा था, उसने एक जुमला बोला था, when the very first man pointed towards the piece of land, serpent exactly. उसने कहा ये मेरी प्रॉपर्टी है और ये तुम्हारी है. तो जिस तरह मैं अगर दूसरा कहूं, जिस तरह रूसो की स्टेट ऑफ नेचर में प्रॉपर्टी नहीं थी और प्रॉपर्टी के आने की वजह से कॉन्फ्लिक्ट बने, कार्ल मार्क्स कहता है ऐसा ही हुआ था. दैट्स व्हाट हैपेंड. सो सोल्यूशन क्या है? ओनर इसलिए लूटता है, प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट है. अगर प्रॉपर्टी एबॉलिश कर दी जाए,
किसी इंडिविजुअल को प्रॉपर्टी की ओनरशिप ना रहने की इजाजत दी जाए, तो व्हाट विल हैपन? हु विल बी द ओनर? अगर मैं आपसे पूछूं, अगर प्रॉपर्टी बारिश हो जाएगी, हु विल बी द ओनर? नोबडी. एंड हु, स्टेट का उसने नहीं कहा, उसने कहा हु विल, नो वन के बजाय मतलब ऑल हो जाएगा. यस, कॉमन ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी. एवरीबडी इज द ओनर, एवरीबडी इज द वर्कर. एवरीबडी इज द ओनर, एवरीबडी इज द वर्कर. जी. अच्छा, अगला सवाल, अगला सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट. अगर ओनर वर्कर नहीं है, कौन किसको एक्सप्लॉइट करेगा? हु विल एक्सप्लॉइट whom? Nobody will exploit nobody. अगला सवाल, अगर एक्सप्लॉइटेशन नहीं होगी, क्लास स्ट्रगल होगी? विल देयर बी क्लास स्ट्रगल? नो, देयर बी नो. what about the concept of superstructure? सुपरस्ट्रक्चर के साथ क्या होगा? abolished, चेंज नहीं, abolished, because सुपरस्ट्रक्चर बनाई किसने थी? हु क्रिएटेड सुपरस्ट्रक्चर? ओनर्स, अपने मुफाद के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए. अब वो है ही नहीं, ओनर ही नहीं है, और उसने एक्सप्लॉइट, किसी को कंट्रोल भी नहीं करना, तो सुपरस्ट्रक्चर अबॉलिश. सुपरस्ट्रक्चर अबॉलिश का मतलब ये है, उसका मतलब ये हुआ कि ना स्टेट रहेगी. आफ्टर दिस रेवोल्यूशन एक स्टेटलेस, एक क्लासलेस सोसाइटी बन जाएगी. देयर वोंट बी एनी स्टेट, देयर वोंट बी एनी क्लास, ना ओनर, ना बांस, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी. ना ओनर, ना स्टेट. लॉज होंगे? नहीं. आइडियोलॉजीज होंगी? नहीं. व्हाट अबाउट रिलीजन? Will there be religion? That's simple. Nothing would be there. And that's what Marxist theory is. एक classless, stateless society create हो जाएगी. अच्छा, आखिरी सवाल, आखिरी, क्या अब एंटीथेसिस कोई आएगा? नहीं. तो हिस्ट्री विल बिकम लीनियर. हिस्ट्री लीनियर हो जाएगी, डायलेक्टिकल हिस्ट्री नहीं होगी. देयर विल बी नो मोर डायलेक्टिक्स. हिस्ट्री विल मूव इन अ लीनियर वे. हमने फिलोसोफर इकरा नहीं बनना, उसने जो कहा हमने बता दिया. उस पर क्रिटिसिज्म आएगा तो फिर हम कर लेंगे. अच्छा, एक आखिरी चीज आएगा. अच्छा, आखिरी पॉइंट बताइएगा. ये जो क्लासलेस स्टेटलेस सोसाइटी बनेगी, क्लासलेस स्टेटलेस सोसाइटी बनेगी, इस सोसाइटी में ना ओनर है, ना वर्कर है, ना स्टेट है, ना कुछ और है. नथिंग इज देयर. तो ये टोटल डायलेक्टिक्स कितने हो गए? हाउ मेनी डायलेक्टिक्स? 4. अब ये फोर्थ वन जो है, उसने कहा फोर्थ वन जो है, यहां पे हम रह रहे हैं, बाकी सारी चीजें फ्यूचरिस्टिक हैं. ही प्रिडिक्टेड दैट इट विल हैपन. एंड दैट्स ऑल अबाउट हिज थ्योरी. जी, आखिरी जुमला बहरहाल बताना चाहूंगा. अब मार्क्स ने थ्योरी तो दे दी, मर गया वो, जान छूट गई उसकी. लेकिन सवाल ये है कि कल मार्क्स ने जो कहा था कि इंडस्ट्रियल ओनर के खिलाफ वर्कर्स उठ खड़े होंगे, डिड इट हैपन? यस. इन 1917 रशिया में कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन आया. द वर्कर्स रिवॉल्टेड. और फिर सोवियत यूनियन ने कहा, बोल्शेविक, उन्होंने कहा हम पूरी दुनिया में विल क्रिएट अवेयरनेस इन द एंटायर वर्ल्ड एंड वी विल आस्क द एंटायर पीपल कि आप ओवरथ्रो कर दें अपने ओनर्स को. और जब पूरी दुनिया के प्रोलेटेरियट्स उठ खड़े होंगे, एक रेवोल्यूशन होगा, प्रोलेटेरियट डिक्टेटरशिप बनेगी एंड दे विल एबॉलिश द स्टेट अल्टीमेटली. और अब कैपिटलिस्ट थे अमेरिकन, प्रोलेटेरियट्स थे सोवियट्स और कम्युनिस्ट. एंड दैट्स व्हाट कार्ल मार्क्स प्रेडिक्टेड. लेकिन कार्ल मार्क्स की प्रेडिक्शन के प्रोलेटेरियट्स जीत जाएंगे, कैपिटलिस्ट को शिकस्त हो जाएगी, डिड इट प्रूव ट्रू? अनफॉर्चुनेटली नॉट. It didn't happen. So Karl Marx's prediction was partly true,
and unfortunately partly untrue. This is what Marxist theory is. Ji, I would give you 10 minutes to ask questions, please, on Karl Marx. ट्रू इन द सेंस, चैट बड़ी कर दीजिएगा, ट्रू इन द सेंस कि कार्ल मार्क्स की प्रेडिक्शन के मुताबिक प्रोलेटेरिएट रेवोल्यूशन आया, कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन आया, लेकिन उनके दरमियान में क्लैश भी हुआ, बट जो उसका फाइनल कंक्लूजन था प्रोलेटेरिएट रेवोल्यूशन आएगा और उसमें प्रोलेटेरिएट्स जीत जाएंगे, कैपिटलिस्ट विल बी डिफीटेड, दैट डिडंट प्रूव ट्रू. ओके दरनजफ, नासिर लास्ट क्लास का बोर्ड पढ़िए, बोर्ड की पिक्चर. हाँ हाँ मैंने खींची, मैं देख लेता हूँ. अच्छा, फिगर बनानी है जी, फिगर फ्लो चार्ट लाजमी बनाना है. What were the modes of production before agriculture? साजिद पेपर पे लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे बता रहा हूँ. थर्ड में थी स्लेवरी, उसमें से पहले था उसको कहता है प्रिमिटिव मोड, इसको प्रिमिटिव कहता है, इसको प्रिमिटिव कम्युनिज्म कहता है, सेकंड वाले को कहता है स्लेवरी, थर्ड को एग्रीकल्चर, फोर्थ को इंडस्ट्री. जी तायरा बोथ. नो बोर्ड पिक्चर्स स्टिल डेट, जो होगी मैं शेयर कर लूंगा, वो मेरे पास जो पड़ी होंगी सारी. कॉन्सेप्ट ऑफ सरप्लस वैल्यू रिपीट कर दें, हमने कल भी रिपीट किया था, आज फिर रिपीट किया है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं. सरप्लस वैल्यू मींस द एक्स्ट्रा वैल्यू, एक्स्ट्रा मनी अर्न्ड बाय द ओनर बाय एक्सप्लॉइटिंग द वर्कर्स. हबा स्टिल यू नीड टू रीड इट, यू नीड टू रीड इट. अब कार्ल मार्क्स पे सवाल कैसे आता है जी, जरा इंपॉर्टेंट सवाल है, सुन लीजिएगा प्लीज. अगर आपके क्वेश्चन पीछे रह गए हो दोबारा पूछ लीजिएगा, क्योंकि मेरे पास स्क्रीन में आगे पीछे चले जाते हैं. कार्ल मार्क्स का जो सवाल, एक तो मैंने कहा था मार्क्सिज्म पे आ जाएगा, या समटाइम्स क्वेश्चन आ जाता है इकोनॉमिक फैक्टर्स जो हैं वो कैसे डिटरमिन करते हैं सोसाइटी के अंदर डिफरेंट डेवलपमेंट को, सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक फैक्टर्स को कैसे इकोनॉमिक फैक्टर्स डिटरमिन करते हैं, वो इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म का सवाल पूछता है. बट इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म जब पढ़ाएंगे तो उसमें सरप्लस वैल्यू भी बताएंगे, क्लास स्ट्रगल भी बताएंगे, और इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म की वजह से जो तारीख में क्लैश आते रहे सारा कुछ बताएंगे आप. somehow you will answer everything. What is absolute spirit? नवीद वो हेगल का है, इसका नहीं है. Please review class struggle. Class struggle means the conflict between owner and workers created by the exploitation of the workers at the hands of owners. The exploitation of the workers at the hands of owners because of surplus value is what we call class struggle. Thesis, Avas means economic foundation. Antithesis means the struggle by the workers. जी मैं लास्ट पार्ट ऑफ डायग्राम की इंडस्ट्री या इंडस्ट्रियल मोड ऑफ प्रोडक्शन, कैपिटलिस्ट भी लिख सकते हैं, इंडस्ट्री भी लिख सकते हैं. यहाँ पे प्रोलेटेरिएट रेवोल्यूशन है, सॉरी प्रोलेटेरिएट्स हैं, वर्कर्स हैं. यहाँ पे है प्रोलेटेरिएट रेवोल्यूशन, और उसके बाद है स्टेटलेस, क्लासलेस, रिलीजनलेस सोसाइटी. रिपीट क्वेश्चन करता हूं जी. वो क्वेश्चन पूछ सकता है मार्क्सिज्म या हाउ इकोनॉमिक फैक्टर्स डिटरमिन द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ. यानी कैसे इकोनॉमिक फैक्टर्स सुपर स्ट्रक्चर को इफेक्ट करते हैं. वी आर स्टडीइंग कार्ल मार्क्स जी. कार्ल मार्क्स का हमने क्लास स्ट्रगल की है और डायलेक्ट्रिक हिस्ट्री की है. रेलेवेंस टुडे, जवेरिया एज सच 100% तो नहीं बात की, लेकिन लिमिटेड जो बात की मैंने कोल्ड वॉर की बात की, वो उससे रिलेट करती है कि कार्ल मार्क्स ने जो कहा था, बट कुछ और रेलेवेंस पे भी आऊंगा बात में. इट वाज नॉट यूएसएसआर इनिशियली, इट वाज रशिया एट दैट टाइम. रशिया था. हमने why proletariats were not able to defeat capitalism, was his theory flawed somewhere? हम साथ दो स्कूल ऑफ थॉट हैं. कुछ कहते हैं this theory is too idealistic and it is too idealistic to be true. कुछ कहते हैं कि नहीं, the theory is correct. It was the problem with the Soviet Union. सोवियत के लीडर्स की गलत पॉलिसियों की वजह से कम्युनिज्म फेल्ड.
इसकी थ्योरी अप्लाई हुई थी जी, जितनी कम्युनिस्ट स्टेट दुनिया में नहीं है, दे ट्राई टू अप्लाई दिस थ्योरी हिस्टोरिकली। यस, आप सारी चीजें बताएंगे, फोकस पहले 2 पे फेस नहीं करेंगे, पहले 3 पे फोकस नहीं करेंगे, चौथे फेज पे आप फोकस करेंगे, बताएंगे सारे। जो जीना ये थोड़ा सा नहीं बताया जा सकता। क्रिटिसिज्म पे मैं नहीं आऊंगा जी, मैं इसका रेलेवेंस बताऊंगा, क्रिटिसिज्म आपने खुद पढ़ने हैं। असद बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है असद का, व्हाई यूएसएसआर वाज क्रिएटेड इफ कम्युनिज्म एडुकेट्स द आइडियाज ऑफ स्टेट सोसाइटी। असद यहाँ पे फिर आता है लेनिन का नजरिया। लेनिन ने कहा था कि इन ऑर्डर टू स्प्रेड द प्रोलेटेरिएट दुनिया भर के, क्योंकि कार्ल मार्क्स ने जर्मनी के बारे में नहीं कहा, रशिया के बारे में नहीं कहा, उसने पूरी दुनिया के इंसानों के बारे में कहा। उसने लेनिन ने कहा कि हम पूरी दुनिया के इंसानों को अवेयर करने के लिए वी विल यूज द सोवियत यूनियन एज अ लॉन्च पैड, और जब पूरी दुनिया में रेवोल्यूशन आ जाएगा तो वी विल एबॉलिश इट। आइडियलिज्म मतलब जो इम्प्रैक्टिकल चीजें होती हैं। नहीं जी, बुक में जो है वो सारे नहीं पढ़ने फिलोसफर्स। रीडिंग कोई भी उठाएंगे, जितनी भी आपको मैंने किताबें बताई हैं तमाम के अंदर जो है वो मौजूद है क्रिटिसिज्म। डायलेक्टिक पॉइंट का मतलब ये होता है, द डायलेक्टिक मींस थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस। थीसिस एंटीथीसिस का क्लैश दैट रिजल्ट्स इनटू अ सिंथेसिस, दैट इज कॉल्ड डायलेक्टिक। जी मीरा एग्जैक्टली, दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। हबा आई एम नॉट सो श्योर। क्रिटिसिज्म का पॉइंट आता है जी, इट इज नॉट द टोटल क्वेश्चन बट इसमें पार्ट ऑफ द आंसर शुड बी क्रिटिसिज्म। जी रिमशा, एब्सोल्युटली आपने बिल्कुल ठीक इंटरप्रेट किया इसको। जो सिंथेसिस होता है इट इज अ काइंड ऑफ थीसिस। ट्रू। True, agreed. I absolutely agreed. Soviet leaders were more interested in lust for power than they were interested with the ideas of Karl Marx, and that became the vision. How does the superstructure change religious ideology? हमारा ऐसा नहीं था। सुपरस्ट्रक्चर के अंदर होती है, मैंने सुपरस्ट्रक्चर बेसिकली होता है उसमें, सुपरस्ट्रक्चर मींस सोसाइटी। हमारी सोसाइटी के अंदर जितने इंस्टीट्यूशंस हैं वो तमाम सुपरस्ट्रक्चर कहलाते हैं। रिलीजन, स्टेट, लॉज, कल्चर, ये सारे कहलाते हैं सुपरस्ट्रक्चर। कार्ल मार्क्स का ये ख्याल था कि सुपरस्ट्रक्चर में जितनी चीजें हैं, रिलीजन वगैरह, कल्चर, स्टेट, ये तमाम चीजें क्रिएट की हैं ओनर ने फॉर हिज ओन पर्सनल इंटरेस्ट, अपने इंटरेस्ट के लिए उसने क्रिएट की, और जब वो चाहता है इनको यूज करता है टू कंट्रोल द वर्कर्स। लेकिन ये उसने बनाया, डिवाइन रिलीजन नहीं होता ये, उसका जो है वो एक मैन मेड होता है रिलीजन, लोगों ने खुद बनाया है, ओनर्स ने अपने इंटरेस्ट के लिए बनाया, ये उसका ख्याल था। और उसमें चेंज कैसे आती है, जब वर्कर को, ओनर को लगे कि वर्कर्स जो है वो एग्जिस्टिंग रिलीजन से, एग्जिस्टिंग आइडियोलॉजी से कंट्रोल नहीं हो रहे, ही चेंजेस इट। लास्ट सिंथेसिस मींस इंडस्ट्रियल कैपिटलिस्ट है और उसका कॉन्फ्लिक्ट है प्रोलेटेरिएट के साथ। दोनों में जब कॉन्फ्लिक्ट होगा तो आएगा प्रोलेटेरिएट रेवोल्यूशन, और ये जो रेवोल्यूशन है इसमें कैपिटलिस्ट विल बी डिफीटेड, ओनर्स, द वर्कर्स विल टुक ओवर, दे विल डोमिनेट एंड कंट्रोल, एंड अल्टीमेटली व्हेन दे विल कंट्रोल दे विल एबॉलिश द कांसेप्ट ऑफ प्रॉपर्टी। What are the Mayer's Umar superstructure sari? The entire superstructure. He has created them. But Karl Marx ने कहा मैं उनको बताऊंगा, ऐसा नहीं होने दूंगा मैं इस दफा। I would not let that happen. इसीलिए तो बेचारा किसी एक जगह पर टिका नहीं, हर जगह जाता था, ये बात करता था, गवर्नमेंट पकड़ के भगा देती थी उसको। दो तीन पॉइंट करेंगे जी, अब रेलेवेंस पे आ रहा हूं। No, I think my class plus reading will be enough for exam. Class conflict means conflict between owners and workers. दोनों क्लास स्ट्रगल में ओनर वर्कर का क्लैश है, उसको हम क्लास स्ट्रगल कहते हैं। मेरी बैटरी भी लो हो गई है। हाँ, कोई बंदा टाइप कर दीजिए मेरी बुक का नाम जी। आप रीड जरूर करें कहीं से भी, लेकिन आपने स्ट्रक्चर मेरे लेक्चर वाला रखना है।
अच्छा, लास्ट पॉइंट रेलेवेंस वाला 1-2 मिनट में करते हैं जी। वही क्लास 4 तक है ना? ओके। ओके, ओके। मार्क्स की रेलेवेंस की बात करें जी प्लीज। मार्क्स की थ्योरी पे मैं जब स्टार्ट करूंगा जी, तो रेलेवेंस में सबसे पहला पॉइंट तो करेंगे, मार्क्स की थ्योरी थी दैट प्रेडिक्टेड द कोल्ड वॉर, और एक तो उसकी रेलेवेंस ये है, उसकी वर्थ ये है दैट ही प्रेडिक्टेड द रेलेवेंस ऑफ द हिज आइडियाज कि ऐसा वक्त आएगा दैट प्रोलेटारिएट्स विल रिवॉल्ट, और वो उसकी थ्योरी जो थी दैट प्रूव टू बी ट्रू। अच्छा, एक तो ये कर लें। दूसरा पॉइंट आप नोट करें अपने पास। द सेकंड पॉइंट इज Marx theory explains मेरे पास कल के लेक्चर की नहीं है जी, कल के लेक्चर की हमने कोई भी नहीं ली थी वैसे पिक्चर। जो बच्चे कहते मेरे पास कल के लेक्चर कोई नहीं है। अच्छा, आपको मिल जाएगी, अभी आपको मिल जाएगी। अच्छा, पहला पॉइंट ऑफ रेफरेंस है जी प्रेडिक्शन ऑफ कोल्ड वॉर। दूसरे पे आते हैं। कार्ल मार्क्स की जो थ्योरी थी दैट बिकेम वन ऑफ द मेजर रीजंस व्हाई द करंट capitalists have to change their ways, have to change their policies। यानी मार्क्स की जो थ्योरी थी उसको देखते हुए कैपिटलिस्ट ने कुछ चेंजेस की, अडॉप्ट किया कुछ। फॉर एग्जाम्पल, नाउ वर्कर्स पहले मैंने कहा मार्क्स थ्योरी एक्सप्लेन्स द कोल्ड वॉर, फिर दूसरा मैंने कहा इट इज मार्क्स थ्योरी बिकॉज ऑफ विच the capitalists, the current industrial capitalists have changed their methods, changed their policies. For example, Bernie Sanders example है, that's true. Bernie Sanders, Jeremy Corbyn, Bernie Sanders, but हारते जाते हैं इलेक्शंस। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल आपने एक सुना होगा बोनस का कॉन्सेप्ट। बोनस का कॉन्सेप्ट पता है? बोनस का पता है ना? बोनस सर्फ की बात नहीं कर रहा, दूसरी बात कर रहा। नहीं उसकी बात नहीं कर रहा, मुझे पता था मुस्तफा। मतलब मैं बात कर रहा था उसकी जो इनकम में आता है आपको, थोड़ा डबल पे होती है, जो भी पर्क्स होते हैं थोड़ा। अच्छा, अब ये जो बोनस का कॉन्सेप्ट है ये बेसिकली होता है कि जो प्रॉफिट आता है ओनर का, एक तो ओनर आपको तनख्वाह देता है, सैलरी देता है, बट प्लस व्हेन द प्रॉफिट इज जनरेटेड, उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अमंग द वर्कर्स, सो दैट, क्योंकि प्रॉफिट कैसे आया, वो ओनर की मेहनत से आया, सो दैट द वैल्यू ऑफ द लेबर कहीं ओनर की पकड़ में चली जाए, वो फिर वर्कर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। रिवार्ड फॉर गुड परफॉर्मेंस, एग्जैक्टली, ताकि आपकी क्वालिटी ऑफ वर्क जो है, आपने ज्यादा कंट्रीब्यूट की, ज्यादा मेहनत की, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको मिलना चाहिए सर। यस, प्रॉफिट शेयरिंग, एग्जैक्टली। अच्छा, फिर एक और कॉन्सेप्ट, दूसरी चीज, एक और, अच्छा कार्ल मार्क्स ना होता तो बोनस नहीं देता। दूसरी चीज, सोशल सिक्योरिटी, the concept of social security. So now the industrialists provide not only salary, they also provide the basic health, like basic facilities like health, education, housing, etc. Health, education, housing, इस तरह के जो अलाउंसेस वगैरह हैं, ये जो बेनिफिट्स हैं, ये सोशल सिक्योरिटी कहलाती है। दिस वाज आल्सो प्रोवाइडेड बाय बिकॉज ऑफ कार्ल मार्क्स क्रिटिसिज्म।
एंड लास्टली ये जो मिनिमम वेज का कॉन्सेप्ट देते हैं आप, द कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम वेज, दैट इज ऑल्सो क्रिएटेड मेनली बिकॉज ऑफ द क्रिटिसिज्म ऑफ कार्ल मार्क्स। मिनिमम वेज का मतलब ये होगा कि आप कम से कम जितनी मेहनत करोगे उसके खास पैसे मिलेंगे। देयर इज अ मिनिमम वैल्यू दैट इज फिक्स्ड। अब ये ओनर की मर्जी नहीं है, इट इज द गवर्नमेंट दैट फिक्सेस द मिनिमम वेज। तो ये मार्क्स की थ्योरी की वजह से कैपिटलिज्म को अडॉप्ट करना पड़ा जी। दैट्स व्हाट वी कॉल हिज थ्योरीज रेलेवेंस इन टुडे। शुड वी मूव जी नेक्स्ट टॉपिक पे चले? बेंथम में जाना हमने, जो हमने बेंथम किया। अब्दुर्रहमान कैपिटलिस्ट तो ये बात नहीं मानते ना। ओके, लेट्स मूव टू बेंथम जी। बेंथम पे चलते हैं। बेंथम लास्ट थिंकर होगा, फिर हम चलेंगे नेक्स्ट पे, और हम बिल्कुल लास्ट में जाके फिर करेंगे मोंटेस्को एंड इफ वी गेट द टाइम तो हेगल की बात करेंगे, वरना हेगल का मैं आपको बेसिक आउटलाइन बता दूंगा। बट हम आज बेंथम करेंगे, और बेंथम के बाद हम जाएंगे पेवर मुस्लिम थिंकर पे जाएंगे। नहीं, मैंने नहीं कहा हेगल इज इम्पोर्टेंट। व्हाट आई सेड वाज वी विल डू बेंथम एंड देन विल मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट मुस्लिम थिंकर्स, और फिर हम मॉन्टेस जाके अमेरिका का सिस्टम पढ़ेंगे, फिर करेंगे, एंड इफ वी गेट द टाइम हेगल करेंगे। हेगल इज इंपॉर्टेंट बट मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स आर येट टू कम। It's not FPSC which is obsessed with Hegel, it's actually examiner who is obsessed with that. जेरेमी बेंथम इंपॉर्टेंट है जी। इसकी थ्योरी ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म है, बेंथम्स थ्योरी ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म। डू नॉट अप्लाई द थ्योरी टू पाकिस्तान। ये किसी मुल्क की केस ना लीजिएगा अली, बिकॉज वो फिर इशू हो जाएगा। हाँ, जनरल किसी डिस्कशन में कर सकते हैं। आप पाकिस्तान के इश्यूज पे लिख रहे हो तो आप एक व्यू ले सकते हैं, बट मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए उसको अप्लाई किसी एक स्टेट पे ना करिएगा। अमेरिका पे, ब्रिटेन पे, पाकिस्तान पे, रशिया, चाइना वगैरह पे, किसी मुल्क पे अप्लाई ना करिए उसको। बेंथम, अच्छा, बेंथम की डेट ऑफ बर्थ और डेथ देख लीजिएगा जी। 1748 है, समथिंग अराउंड दैट। 1832 तक है शायद डेट ऑफ बर्थ और डेथ है। ओ 1748 है, ठीक है, थैंक यू। 1748 से लेकर 1832, दैट्स द टाइम पीरियड। ओके, बायोग्राफी से स्टार्ट करते हैं। ऊपर किसी ने पहले सवाल पूछा था बायोग्राफी लिखनी है, तो मैंने शुरू में कहा था जी बायोग्राफी आपने थिंकर्स की नहीं लिखनी पेपर में। ओके, लेट्स बिगिन विद द बायोग्राफी ऑफ बेंथम। बेंथम was born in England. Bentham was born in England. His father was an attorney and a rich man. Bentham was the son of a very rich man who was an attorney, and therefore he got his good quality education and because of his father Bentham was fond of reading at an early age, and because of his father Bentham was fond of reading at an early age.
बाप उसका अटर्नी था, बाप उसका रिच था, और उसकी वजह से उसको शौक था पढ़ने का. ही हैड दी डिज़ायर फॉर रीडिंग एंड ऑल दैट. वो आप गूगल पे पढ़ेंगे, उसकी बायोग्राफी बड़ी आसान सी है, बड़ी मजे की, इंटरेस्टिंग है. अच्छा, ही स्टडीड लॉ. आफ्टर विच, under his father's influence, under the influence of his father, he started practicing law. अब्बू के कहने पे लॉ प्रैक्टिस शुरू कर दी. However, he felt that he is misfit. He felt that he is misfit. So he left the practice. He left the practice. When he left the practice of law, he spent his entire life, when he left the practice of law, he spent his entire life reading and writing. Reading and writing. He not only wrote books, he also wrote laws for different states. He not only wrote books, he also wrote laws for different states like England, like France, like US, Russia, etc. He wrote laws for different states like Russia, Britain, France, US, etc. His most important book is an introduction to the principles of morals and legislation. Introduction to the principles of morals and legislation. ये उसकी सबसे बड़ी किताब है जी. एंड दिस अ शॉर्ट बायोग्राफी ऑफ बेंथम. इज इट क्लियर? बुक का नाम याद रखिएगा, कोई बंदा यहाँ पे टाइप कर दे प्लीज. एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन. ये सबसे इंपॉर्टेंट किताब का नाम है, ये ज़हन में रखिएगा प्लीज. अब बेंथम पे, थैंक यू अमीर हमजा. यस, दिस द नेम ऑफ द बुक जी. बेंथम पे सवाल जो है वो डिफरेंट टर्म यूज हो सकती है, 2 टर्म डिफरेंट यूज हो सकती हैं, बट आंसर सेम ही होगा. और उसका एक आता है द थ्योरी ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म. वन टाइप ऑफ क्वेश्चन विल बी और कैन बी द थ्योरी ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म. चैट बड़ी कीजिए. थैंक यू उमर फॉर शेयरिंग, थैंक यू. अच्छा, नाउ उसकी जो सबसे बड़ा सवाल आ सकता है वो है इज थ्योरी ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म. या दूसरा टर्म यूज हो सकती है, दैट इज द थ्योरी ऑफ पेन एंड प्लेयर. Another question can be the theory of pain and pleasure. Is it clear? Yes, they mean the same thing. They both are same thing. अभी एक्सप्लेन करूंगा, आपको आइडिया हो जाएगा कैसे जाना.
Okay, let's see the context. Context. अच्छा, उसकी थ्योरी कौन सी है? थ्योरी ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म. वो पेन और प्लेयर उसके अंदर आया था. अच्छा, बिफोर आई गो टू द कॉन्टेक्स्ट, मुझे लफ्ज यूटिलिटी का मतलब समझाएंगे? क्या मतलब होता है यूटिलिटी का? व्हाट डज दिस इंग्लिश वर्ड यूटिलिटी मीन्स? ऑफ यूज. एग्जैक्टली मुस्तफा. यूजफुल, यूजफुलनेस जो होती है उसको हम यूटिलिटी कहते हैं. ट्रू. इस्तेमाल जिसको हम कहते हैं. ये मार्कर है. इट्स यूजफुलनेस इज इट हैज टू राइट. अगर वो लिखेगा, अगर ये लिखेगा तो ये यूजफुल है, अगर नहीं लिखेगा तो इसकी यूटिलिटी नहीं है. सर यस, उसका इम्पैक्ट क्या होगा, उसका वो एक चीज़ ले लेते हैं तो उसके, यानी आपको कोई बंदा कहते हैं मार्कर रख लो, आप कहेंगे इसका फ़ायदा क्या है, तो फ़ायदा क्या है? जी, बट ट्रू. सो आप उसका फ़ायदा देखते हैं, उसका इस्तेमाल देखते हैं. दैट्स व्हाट कॉल्ड यूटिलिटी. अब जरा ज़हन में रखिएगा, इस पॉइंट का मीनिंग समझिएगा. बेसिक पॉइंट. आगे चलते हैं. आपका बेंथम was living at a time, Bentham was living at a time when different major developments were taking place. When different major development was taking place in Europe in general and in the world, in Europe in particular and the world in general. कुछ मेजर पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रही थी यूरोप में भी और ग्लोबली भी. और वो क्या डेवलपमेंट्स थी? लेट मी एक्सप्लेन. आपको मैंने शायद नहीं बताया था लॉक की क्लास में या रूसो की क्लास में. ब्रिटेन के अंदर इन 1688 देयर वाज ग्लोरियस रेवोल्यूशन. Glorious revolution took place in Britain in 1688. बताया था मैंने ये? Did I tell you about that? नहीं. Okay. बताता हूँ. In glorious revolution of 1688, the monarch was removed and he went to exile. UK में ये revolution आया और उस रेवोल्यूशन के नतीजे में मोनार्क इन इंग्लैंड वाज डिसमिस्ड एंड ही वाज एक्साइल्ड. लेकिन इट डिड नॉट हैपन विद अ वॉर. वॉर के बगैर हुआ था ऐसा, विदाउट वॉर. और मैंने जो कि आपको लॉक और हाब्स पढ़ाया था, तो मोनार्क को हटाने में किसका रोल होगा? हु विल हैव बीन प्लेइंग अ रोल? थिंकर की बात नहीं कर रहा, इदारे की बात कर रहा हूं. पार्लियामेंट. एग्जैक्टली आमना. पार्लियामेंट गेन्ड मोर पावर्स. पार्लियामेंट के पास पावर ज्यादा आ गई और उन्होंने मोनार्क को उठाकर निकाल दिया पकड़े. ये पॉइंट में रखिएगा प्लीज, एक छोटा सा पॉइंट. एंड इट इज कॉल्ड ब्लडलेस रेवोल्यूशन. एंड ब्लडलेस रेवोल्यूशन मींस अ रेवोल्यूशन विदाउट वॉर, अ रेवोल्यूशन विदाउट स्पिटिंग द ब्लड. ब्लड के बगैर. 1776 में, in 1776 US revolution took place. उसको रेवोल्यूशन भी कहते हैं, और उसको वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं. आपको पता है अमेरिकन्स डिक्लेयर्ड देयर इंडिपेंडेंस इन 1776. डेट कौन सी थी? व्हाट वाज द डेट? 4 जुलाई 1776 को अमेरिकन्स ने अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर की. और फिर अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन कब बना था? अगर आप मुझे कोई बता दे, व्हेन वाज अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स्ड? 1789 में बना था, 89 में एनफोर्स हुआ था. तो 89 में अमेरिका में अच्छा, उससे पहले अमेरिका क्या था? व्हाट वाज अमेरिका बिफोर दैट? 1776 से पहले एक ब्रिटिश कॉलोनी थी जहां मोनार्की रूल कर रही थी. इट वाज अ कॉलोनी. यस, ट्रू. तो इन 1776 ऑनवर्ड्स इट वाज नो लॉन्गर ब्रिटिश कॉलोनी, और फिर जो है वो
शुरू में कन्फेडरेशन बनी और फिर बाद में फेडरेशन बन गई 1789 में। तीसरी, फ्रेंच रेवोल्यूशन। कोई बताएगा फ्रेंच रेवोल्यूशन कब आया था? यस, 1789। In 1789, the French Revolution also occurred. अब 3 मेन रेवोल्यूशंस हैं, ब्रिटिश, यूएस, फ्रेंच, 3 रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन ने क्या किया? मोनार्की बनाई या मोनार्की खत्म की? It created or abolished monarchy. It abolished. Exactly. It ended the monarchy. यहां मोनार्की खत्म हुई, यहां कॉलोनी खत्म हुई मोनार्की, यहां मोनार्की खत्म हुई। All these 3 revolutions abolished monarchy within almost 100 years of span. अब मोनार्की खत्म होके ब्रिटेन में पावर चली गई पार्लियामेंट के पास, अमेरिका में बन गई कांग्रेस, लॉ मेकिंग चली गई कांग्रेस के पास, फ्रांस में रेवोल्यूशन आया, मोनार्की खत्म हुई, नेशनल असेंबली बनी, पार्लियामेंट बनी जो लॉ मेकिंग की बॉडी है। इन तीनों में पावर्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम मोनार्की टू द पार्लियामेंट्स। यहां तक बात समझ आ रही है? पावर ट्रांसफर्ड फ्रॉम मोनार्की टू पार्लियामेंट। ओके, लास्ट पॉइंट। If monarchy was abolished, तो अगला सवाल ये है, द नेक्स्ट पॉइंट इज, पार्लियामेंट को जब पावर गई तो अब मेरा आपसे सवाल ये था, जब मोनार्की थी, हु वर टू मेक लॉज? कौन लॉज बनाता होगा? मोनार्क, किंग, क्राउन, जो भी लफ्ज यूज कर लें, मोनार्क ज्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड होगा। मोनार्क बनाते थे बिकॉज ही वाज सॉवरेन। और वो व्हाट वाज हिज बेसिस ऑफ द लॉ? किस बुनियाद पे लॉ बनाता था? डिस्क्रिशनरी पावर, जो दिल चाहे लॉ बना दे, सुबह उठा दिल किया लॉ बना दिया, सेल्फ इंटरेस्ट एंड ऑल दैट। वाज ही अकाउंटेबल टू द पब्लिक? ही वाज नॉट, एब्सोल्युटली नॉट। लेकिन अब पावर चली गई पार्लियामेंट के पास, एंड पार्लियामेंट रिप्रेजेंटेड द पीपल। पार्लियामेंट रिप्रेजेंटेड द पीपल। अब सवाल यह है कि जब पार्लियामेंट लॉ बनाएगी उसका मकसद क्या होगा? व्हाट शुड बी द पर्पस ऑफ मेकिंग द लॉ? इट हैज टू बी समथिंग रिलेटेड टू पीपल। लोगों को अब सर्व है या नहीं है, लोगों के लिए लॉ बनाना है, लोगों का इंटरेस्ट लेना है। अच्छा, आखिरी पॉइंट, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट। बादशाह जब लॉ बनाता था, जो दिल चाहता था लॉ बनाता था, और उसका ये राइट वो लेता था डिवाइन से। मैंने आपको डिवाइन राइट बताई हुई चीज। द किंग विल से, आई एम द डिवाइन राइट, गॉड हैज मेड मी किंग एंड आई कैन मेक द लॉ आई वुड लाइक टू। I am the shadow of God on earth. Exactly. The monarch was the shadow of God on earth and he would make the laws that he liked. मेरा सवाल ये है, my question is, source of law अगर खुदा हो, will people question its effectiveness? That will be called blasphemy. जब खुदा ने कहा है and you don't ask the logic. सो इन अदर वर्ड्स, जब किंग लॉ बनाता था तो लॉ की बुनियाद होती थी सोर्स। सोर्स क्या है? कौन बना रहा है? बादशाह। किसके नाम पे बना रहा है? खुदा के नाम पे। अगर खुदा के नाम पे बनाया हुआ लॉ है उस बकौल किंग के, तो उसका इंपैक्ट जैसा भी आए, यू हैव टू फॉलो इट। यू हैव टू फॉलो द लॉ बिकॉज इट कम्स फ्रॉम गॉड। मैं इसी बात को एक रीफ्रेज कर रहा हूं, जरा गौर से सुनिएगा प्लीज। आई एम रीफ्रेजिंग अ लॉ। जरा गौर से सुनिएगा प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट बात। दी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जरा गौर से सुनिएगा प्लीज। द सोर्स ऑफ द लॉ was to determine the quality of the law. I repeat this point.
source of the law is to determine the quality of the law. मतलब क्या हुआ? What does it mean? कि अगर लॉ का सोर्स अच्छा होगा तो लॉ ऑटोमेटिकली अच्छा होगा. लेकिन चाहे उसका इंपैक्ट अच्छा आए या ना आए, लॉ विल बी गुड बिकॉज इट इज मेड बाय द किंग एंड द गॉड. नहीं, बेंथम की बात तो नहीं कर रहा, अभी तो मैं कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूं. बेंथम पे तो अभी शुरू ही नहीं किया. बेंथम से पहले ये आइडिया ये था कि जो लॉ खुदा का बनाया होगा वो ऑटोमेटिकली ठीक होगा. देखिए, मैं मिसाल देता हूं छोटी सी. पाकिस्तान के आइन में लिखा है नो लॉ शैल बी मेड अगेंस्ट द टीचिंग्स ऑफ कुरान एंड सुन्ना. कुरान और सुन्ना के खिलाफ कोई लॉ नहीं बनाया जाएगा. तो क्या हमारे आइन में ये लिखा है कि लॉ वो बनाया जाएगा जो अवाम के मफाद में होगा, या लॉ वो बनाया जाएगा जो खुदा और रसूल के मुताबिक होगा? अवाम के मफाद की बात तो सेकेंडरी है. प्राइमेसी किसको है? कुरान सुन्ना. अगर कुरान और सुन्ना के मुताबिक या इस्लाम के मुताबिक लॉ बनाया जाएगा तो हम एज्यूम करते हैं कि उसका इंपैक्ट भी अच्छा होगा. ये हम एज्यूम करते हैं कि बिकॉज खुदा के तरीके पर लॉ है तो उसका इंपैक्ट भी ऑटोमेटिकली हम अच्छा समझ जाते हैं. इज इट क्लियर? अब पावर जब चली गई किंग से पार्लियामेंट के पास, व्हेन द पावर शिफ्टेड फ्रॉम किंग टू पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट ने कहा और बेंथम के थ्योरी के मुताबिक कहा दैट द क्वालिटी ऑफ द लॉ shall be measured from its impacts and not the source. I repeat this point. Under Bentham's influence, the parliaments were now to make laws according to, and they will judge the laws, the quality of the laws, according to the impacts that they have on the people. कौन सा लॉ अच्छा होगा, कौन सा लॉ अच्छा नहीं होगा, यह डिपेंड करेगा उस लॉ का इंपैक्ट क्या रहा है. सोर्स कितना भी अच्छा क्यों ना हो, बट हम उस लॉ को अच्छा नहीं कहेंगे जिसका सोर्स अच्छा है, जिसके हिदायत पे बनाया है, बल्कि लॉ वो अच्छा होगा जिसका इंपैक्ट सोसाइटी पे अच्छा होगा. दैट इज कॉल्ड हिज थ्योरी ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म. मैं आपको वैसे एक डायग्राम बना रहा हूं, जरा सुनिएगा प्लीज. मोनार्क वाज पावरफुल, ही वाज टू मेक लॉज. अब सुनिएगा प्लीज, वही बता रहा हूं जी दोबारा. मोनार्क है और मोनार्क का जो दिल चाहता था लाभ था, बट ही वुड से दैट आई हैव बीन गिवन ऑर्डर्स बाय डिवाइन, आई एम चोजन बाय डिवाइन. When he was to make laws about the people, वो लोगों के लिए लॉ बना रहा है, बट सोर्स क्या है? डिवाइन. एंड ही डिड नॉट केयर कि इंपैक्ट क्या है लोगों पे. ये इंपैक्ट डजंट मैटर, व्हाट मैटर्ड इज द सोर्स. खुदा के कहने पर बनाया, बादशाह ने बनाया तो अच्छा ही लॉ होगा. द क्वालिटी ऑफ द लॉ इज जज्ड बाय द सोर्स ऑफ द लॉ. ये था उस जब मोनार्की थी. जब मोनार्की खत्म हो गई, पार्लियामेंट आ गई. अब जब पार्लियामेंट लॉ बनाएगी तो पार्लियामेंट सोर्स को नहीं देखेगी. सोर्स डज नॉट मैटर. द क्वालिटी ऑफ द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट will be measured from the impacts that it has on people. If a law creates pleasures in people, it's a good law. If a law creates pain in the people, it's a bad law. That's why Bentham. तो अगर पावर्स, आखिरी जुमला बोल रहा हूं था ना, अगर पावर मोनार्क के पास होती, रेवोल्यूशंस ना आते, तो बेंथम की थ्योरी ना होती. इट वाज बेंथम हु एडवाइज्ड द पार्लियामेंट्स दैट द क्वालिटी ऑफ द लॉ पार्लियामेंट्स वर इन सर्च, पार्लियामेंट वर नीडिंग. देखिए, बेंथम के जमाने में ही तो पार्लियामेंट के पास पावर आई थी. पार्लियामेंट बेंथम से पहले तो पार्लियामेंट थी नहीं, एक्सेप्ट ब्रिटेन.
तो they were in search of the principle that what kind of law should be made. So Bentham advised them that you should make a law that should create pleasures in the people, and you should make a law that avoids pains in the people. ऐसा लॉ बनाएं जिससे लोगों को प्लेजर हो और ऐसा लॉ अवॉइड करें जो पेन क्रिएट करे. That idea was proposed by Bentham. In one sentence, Bentham gave the theory as an advisement to the parliaments how to make laws. Bentham advised the parliaments how to make the laws. That's what we call Bentham's theory of utilitarianism. We'll continue to talk on this one. Thank you so much. God bless you. See you inshallah. आपकी क्लास है, मैं इसलिए जल्दी खत्म कर रहा हूँ.